भारत में चुनाव हो और उस चुनाव में गरीबी की बात ना हो, ऐसा असंभव है। यह मुद्दा आज़ादी के पहले भी था और जब देश को स्वतंत्रता मिली तो तत्कालीन सरकार के लिए भी प्राथमिकता में था। यह मुद्दा 1952 में हुए पहले आम चुनाव में भी था। 1971 के लोकसभा चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश में गरीबी चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा अभी भी बना हुआ है। लेकिन आम आदमी के लिए दुख की बात यह है कि वह आज भी असमंजस में है और सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि वह कागजों पर 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए खुद की वाहवाही कर रही है। आज के इस एपिसोड में इन्हीं मुद्दों पर आधारित आंकड़ों की पड़ताल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेता हर मंच पर कह रहे हैं कि 10 साल के उनके शासन की नीतियों के चलते 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस साल की शुरुआत में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि पिछले 9 साल में भारत के 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आयोग ने कहा कि 2013-14 में भारत में गरीबी दर 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28 हो गई, यानी 17.89% लोग गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग के सीईओ ने HCES अर्थात हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वेज के आधार पर दावा किया कि भारत की कुल आबादी में गरीबों का अनुपात 5% से अधिक नहीं है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर सरकार गरीबी कम होने के दावे कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जिस सर्वे के आधार पर नीति आयोग ने बताया कि भारत की कुल आबादी में गरीबों का अनुपात 5% से अधिक नहीं है, उस सर्वे का मकसद यह पता लगाना था कि हर माह लोग कितना खर्च कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर या MPCE कहते हैं। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच आयोजित इस सर्वे में 8,723 गांवों और 6,115 शहरी क्षेत्रों के लगभग 2,61,745 घरों को शामिल किया गया था। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों को 4 भागों में बांटकर देखने से पता चलता है कि कुल आबादी के 50% का प्रति व्यक्ति खर्च ग्रामीण स्तर पर 3,000 रुपए और शहरी स्तर पर 5,000 रुपए से अधिक नहीं है। सबसे गरीब 5% लोग तो गांव में 1,373 रुपए और शहरों में 2,001 रुपए प्रतिमाह में ही गुजारा कर रहे हैं। इसे दिन के हिसाब से देखें तो यह ग्रामीण स्तर पर 45 रुपए और शहरी स्तर पर मात्र 66 रुपए प्रतिदिन होता है। अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया अय्यर भी सर्वे के तरीकों को सही नहीं मानते। वह कहते हैं कि भारत संदिग्ध डेटा के मामले में एक संपन्न देश है, जिसका बेहतरीन उदाहरण यह सर्वे है। उनका मानना है कि 2011-12 से अब तक मात्र 2% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अर्थशास्त्री अय्यर का मानना है कि डेटा कलेक्ट करने का तरीका ही गलत है, क्योंकि सर्वे के दौरान लोगों से यह सवाल तो किया जाता है कि उन्होंने अपने खाने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया, लेकिन अन्य खर्चों जैसे यात्रा, रहन सहन आदि को लेकर सवाल ही नहीं किया जाता। इसमें कई बार तो लोग सही जानकारी भी नहीं देते। ऐसे में इस डेटा से गरीबी या अमीरी की सही तस्वीर नहीं मिल पाती। वहीं एक अन्य एजेंसी हंगर वॉच नेशनल सर्वे की करें तो उसके अनुसार दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच लोगों की आय में गिरावट आई है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में खाने पीने तक का संकट गहराया है। हंगर वॉच के सर्वे में 80% लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी की समस्या को स्वीकार किया है। 25% ने भोजन में कटौती करने और भूखे पेट सोने तक की बात कबूल की है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि महामारी से आई आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2022 में भारत में 75 मिलियन से अधिक लोग गरीबी के दलदल में फंस गए। इस अध्ययन में गरीबों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रतिदिन $2 यानी 165 रुपए या उससे कम पर जीवन यापन करते हैं। अगर बात IMF की करें तो भारत में 2014 से 2023 के बीच प्रति व्यक्ति आय में 67% बढ़ोतरी हुई, जबकि 2004 से 2014 के बीच 145% की बढ़ी थी। विश्व बैंक के मुताबिक 2019 में भारत में 13.7 करोड़ लोग 46 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते थे और 61.2 करोड़ लोग ऐसे थे जो 78 रुपए प्रतिदिन पर जीवन बसर करते थे। यह डेटा 2019 का है, कोरोना महामारी आने के पहले का। महामारी के दौरान तो असंगठित क्षेत्र की हालात और बदतर हो गई। आर्थिक समानता के मामले में भी
भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में टॉप 1% लोगों के पास जहां 41% धन है, तो वहीं एक अन्य आंकड़े के अनुसार सबसे अमीर 10% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, वह सबसे कम कमाने वाले 50% लोगों की कुल आय से 22 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबों की संख्या कितनी होगी। अगर गरीबी का पैमाना बनाने के लिए सरकारी योजनाओं को आधार बनाए तो स्थिति और बदतर नजर आती है। उदाहरण के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाना, असंगठित श्रमिक पोर्टल पर 28.85 करोड़ मजदूरों का पंजीकरण होना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 49.29 लाख कामगार पंजीकृत होना, आयुष्मान भारत योजना जो कम आमदनी वाले लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है, के तहत सरकार ने 50 करोड़ गरीब लोगों को फायदा देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रसिद्ध शायर आदम गोडवी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अगर बात प्रति व्यक्ति आमदनी की करें तो 2013-14 में यह 78,348 रुपए थी, जो साल 2022-23 में बढ़कर 1,15,490 रुपए हो गई, अर्थात 47% बढ़ गई। जबकि इसी दौरान अगर हम ओवरऑल जीडीपी की करें तो उसमें 63% की बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक गरीबी के निर्धारण के लिए केलकर समिति, देसाई समिति, तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति जैसे अनेकों समितियां बनी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज भी हम इस स्थिति में नहीं पहुंच सके हैं कि व्यापक पैमाना उपलब्ध हो सके। जब भी चुनाव आता है यह मुद्दा खूब उछलता है। कोई 1 लाख देने की बात करता है तो कोई 15 लाख। सत्ता में आने की उत्सुकता के लिए तो कोई विरासत में मिली संपत्ति पर भी कर लगाने की बात करता है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद गरीब और गरीबी कम ज्यादा होती है, मगर केवल कागजों पर। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं जो सत्ता में अभी तक रहे हैं। राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा सत्ता प्राप्ति का नहीं बल्कि नर सेवा नारायण सेवा का है। अगर हम इन लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल सके तो भारत 2047 तक भला कैसे विकसित देश बनेगा। कल्याणकारी देश होने के कारण भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उसकी बेसिक ह्यूमन नीड्स तक बिना रोक टोक पहुंच हो। प्रिय व्यूअर्स, आप सरकार के इन आंकड़ों को कितना सही मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।